उसके बाद देखिए यहां पर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे और जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर वो क्वेश्चन नंबर 3 है। और क्वेश्चन नंबर 3 को पहले लिख लेते हैं यहां पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 का स्टेटमेंट कुछ ऐसा है कि फाइंड टू नंबर्स, आपको दो नंबर फाइंड करने हैं हुज सम इज 27। मतलब अगर आप उस नंबर का सम करने जाएंगे तो आपको 27 मिल जाएगा एंड प्रोडक्ट इज 182। और अगर आप उन्हीं नंबर्स की प्रोडक्ट करेंगे तो आपको रिजल्ट में 182 मिलेगा। अब कहानी समझना, अगर ये क्वेश्चन मुझे यहां पर बाय चैप्टर नंबर 3, मतलब वो जो हमारा लीनियर इक्वेशन वाला चैप्टर था, अगर मुझे उस तरीके से करना होता तो दो नंबर का सम यहां पर 27 आना है, तो मैं एक नंबर को x लाइट कर लेता और अनदर नंबर को y लाइट कर लेता और क्वेश्चन को आगे सॉल्व करता। लेकिन यहां पर कहानी में ये रिजल्ट है कि जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं वो वाला चैप्टर हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले चैप्टर में हम लोग सिर्फ एक ही वेरिएबल के ऊपर काम करते हैं, दो अलग अलग वेरिएबल को नहीं लेते हैं। अगर लिया भी है तो फिर आगे चल के चेंज वगैरह करेंगे, ऐसा कुछ होगा। तो यहां पर अगर आपको क्वेश्चन में उसने ये पूछा है कि बताइए किसी दो नंबर का सम 27 है, तो आप लोग क्या करिए, जैसे समझिएगा मैं यहां पर क्या करूंगा, मान के चलता हूं कि पहला नंबर जो है वो 10 है। ये मैंने यहां पर लेट कर लिया कि फर्स्ट नंबर जो है वो 10 है। तो नॉर्मल सी बात है कि जो नेक्स्ट नंबर होगा वो कैसे आएगा। आपसे मैंने पूछा कि किसी दो नंबर का सम 27 है, तो अगर फर्स्ट नंबर यहां पर 10 है तो नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा, नेक्स्ट नंबर होगा हमारा 17। ये 17 कैसे आया, आप 27 में से 10 माइनस कर दो, आपके पास रिजल्ट पता चल जाएगा कि नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा। जैसे मान लीजिए आपके सामने एक मैंने और नंबर लेट करा कि किसी दो नंबर का सम अगर 27 है और मैं ये मान लेता हूं कि फर्स्ट नंबर 5 है, तो नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा, कैसे पता चलेगा। 27 में से 5 माइनस कर दो तो जो भी 22 आया हमें पता चल जाएगा कि वो नेक्स्ट नंबर कौन सा है। मान लीजिए यहां पर फर्स्ट नंबर 23 है, तो नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा ये कैसे पता चलेगा। जो टोटल 27 है उसमें से वो फर्स्ट नंबर माइनस कर दो तो हमें पता चल जाएगा कि नेक्स्ट नंबर हमारा 4 है। मतलब ये सारी की सारी कहानी किस चीज के आसपास घूम रही है, ये सारी की सारी कहानी में सिर्फ एक ही पॉइंट था कि मैं किसी भी तरीके से अपने फर्स्ट नंबर का पता लगा लूं। तो जैसे ही मुझे फर्स्ट नंबर पता लग जाएगा मैं 27 में से उस फर्स्ट नंबर को माइनस कर दूंगा, मुझे अनदर नंबर सेकंड नंबर मिल जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन की कहानी में है सम ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर्स का सम यहां पर 27 है। सम ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू 27, दो नंबर्स का सम 27 है। अब मुझे सबसे पहले फर्स्ट नंबर ही नहीं पता कि फर्स्ट नंबर कौन सा है, तो एक काम कर लेते हैं, यहां पर फर्स्ट नंबर को लेट कर लेते हैं। आप मान लो क्योंकि भाई फर्स्ट नंबर नहीं पता, सारी के सारी कहानी फर्स्ट नंबर के आसपास घूम रही थी और आपको फर्स्ट नंबर ही नहीं पता, तो आप लेट कर लो। क्या लेट कर लोगे कि भाई फर्स्ट नंबर आपका यहां पर x है, आप ये लेट कर लो कि जो फर्स्ट नंबर है वो यहां पर x है, तो सेकंड नंबर ऑटोमेटिक आ जाएगा। कैसे मिलेगा सेकंड नंबर, ये 17 कैसे मिला था, जब आपने 27 में से फर्स्ट नंबर 10 माइनस करा था। ये 22 कैसे मिला था, जब आपने 27 में से ये 5 माइनस करा था। ये 4 कैसे मिला, जब आपने 27 में से 23 माइनस करा। तो वही कहानी यहां पर है, अगर आपने फर्स्ट नंबर को x लेट कर लिया तो सेकंड नंबर आपके पास आ जाएगा जब आप पूरे के पूरे 27 में से फर्स्ट नंबर x को माइनस कर दोगे तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। कहानी समझ आई। आपके सामने किसी दो नंबर का सम 27 है, अगर आपने यहां पर फर्स्ट नंबर का नाम x दे दिया तो नॉर्मल सी बात है नेक्स्ट नंबर 27 माइनस x होगा, क्योंकि 27 था टोटल, उस टोटल 27 में से x यहां चला गया तो यहां कितना बचा, यहां नॉर्मल सी बात है ना 27 माइनस x बचा। ओके, अब क्वेश्चन वाले ने कहा हुआ है कि इनका जो प्रोडक्ट है वो 182 है। मतलब अगर आप x की मल्टीप्लाई करते हो 27 माइनस x में,
आप x की मल्टीप्लाई करते हो 27 माइनस एक्स में, आपने इसकी मल्टीप्लाई इसमें करी तो रिजल्ट आपको मिलेगा 182। कितना रिजल्ट मिलेगा? 182। अब इस वाले x को ब्रैकेट के अंदर भेजो तो जब x की मल्टीप्लाई 27 में करोगे तो 27x आ जाएगा। x की मल्टीप्लाई इस माइनस x में करोगे तो माइनस का x स्क्वायर आ जाएगा और इज इक्वल टू 182। अब हमें क्या करना होगा, सबको एक तरफ उठा के लाना है ताकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सके। अच्छा, मैं 182 को उठाकर इधर लाता हूं तो ये जो एक्स स्क्वायर है अभी वो एक्स स्क्वायर माइनस का है, और जब हम किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके चलते हैं तो वहां पर एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को प्लस लेके चलते हैं। ऐसा नहीं है कि ये माइनस से सॉल्व नहीं होगा, लेकिन माइनस से ना थोड़ा सा समझना पड़ेगा, वहां पर थोड़ी सी कंसेप्चुअल चीजें आ जाएंगी। तो उसको बहुत ही इजी बनाने के लिए, मतलब वो थोड़ा सा हार्ड पड़ जाएगा, तो उसको बहुत ही इजी बनाने के लिए क्या करो, इसको इधर मत लाओ, इन दोनों को उधर ले जाओ। जैसे ही आप इन दोनों को इधर ले जाओगे तो माइनस एक्स स्क्वायर उधर जाके प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का 27x उधर जाके माइनस का 27x हो जाएगा, और 182 तो यहीं का यहीं लिखा हुआ है, क्योंकि मैं इन दोनों को उठाकर उधर ले गया हूं तो 182 तो इधर ही लिखा हुआ है, तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा और इज इक्वल टू 0। अब आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरेट हो गई है। हम लोग यहां पर इसके फैक्टर करेंगे और फैक्टर करने के बाद बस अपनी x की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। कैसे समझना ध्यान से। पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका, सबसे पहले कांस्टेंट की मल्टीप्लाई करते हैं। कहां मल्टीप्लाई करते हैं? एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट में। तो यहां पे कांस्टेंट है 182, तो आप इस 182 की मल्टीप्लाई करोगे यहां पर एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट में, तो 182 की मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो 182 ही आएगा। अब 182 के यहां पर एक काम करो, प्राइम फैक्टर कर लो। तो सबसे पहले 182 को यहां पर 2 से हटाओ, तो 2 से हटाओगे तो आएगा आपके सामने 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, फिर 19 7 के टेबल में आता है, 13 7 जा 19 91, और फिर 13 1 जा 13, आपके पास ये आ गया। अच्छा, इन्हीं के कॉम्बिनेशन से हमें कुछ ऐसा बनाना है ताकि प्लस या माइनस करने पर ये बीच वाला 27 आ जाए। तो काफी इजी सा दिख रहा है, ये काफी इजी सा दिख रहा है। देखो, अगर आप 2 और 7 को एक साथ ले लोगे तो 2 7 जा 14 हो जाएगा, और यहां पर लिखा हुआ है 13, तो 2 7 जा 14 मिल गया और यहां पर लिखा हुआ है 13, तो 14 और 13 इन दोनों का कॉम्बिनेशन एक ऐसा कॉम्बिनेशन है ताकि अगर आप उसे प्लस करते हैं तो प्लस करने के बाद आपको 27 मिल जाएगा। आप देख सकते हैं 14 और 13 को प्लस करने पर 27 मिल जाएगा। तो आपके सामने सबसे पहले क्या करना है, एक्स स्क्वायर को एज इट इज उतार लो और बाद वाले कांस्टेंट को भी एज इट इज उतार लो। उसके बाद यहां पर जो भी साइन है माइनस का या प्लस का बीच वाले के पास, उसको भी एज इट इज कॉपी कर लो। अब 14 और 13 में बड़ा कौन है? 14 और 13 में 14 बड़ा है, जो भी लिखना है उसके साथ x जरूर लगाना है। तो जो बड़ा होता है उसको पहले लिख लेते हैं, तो 14x आ गया। अब सोचो, यहां पर माइनस का 14 लिखा हुआ है, 13 हमारे पास अभी एक्स्ट्रा बचा हुआ है, तो इस माइनस के 14 में, इस माइनस के 14 में इस वाले 13 को प्लस करूं या इस माइनस के 14 में इसी वाले 13 को माइनस करूं ताकि रिजल्ट 27 आ जाए। सोचो, अगर आपने प्लस करा तो माइनस प्लस माइनस होता है, 14 में से 13 माइनस हो जाएगा और रिजल्ट 1 आ जाएगा। लेकिन अगर आपने माइनस करा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 14 और 13 प्लस होकर 27 आ जाएगा। मतलब आपको ये 13 क्या करना है, ये 13 माइनस करना है, तो यहां पर आ जाएगा माइनस का 13x। अब पता है स्टार्टिंग के दोनों में से
और लास्ट के दोनों में से कॉमन लेते हैं तो एक्स स्क्वायर और 14x में से कॉमन क्या मिलेगा हमें, यहां से कॉमन मिल जाएगा हमें x। अच्छा, एक्स स्क्वायर में से x कॉमन ले लिया तो बचा क्या, x बचा। 14x में से x कॉमन ले लिया तो क्या बचा, फिर भी 14 ही बचा, क्योंकि देखो x की पावर 2 थी, एक x की पावर बाहर आ गया तो x की पावर अकेला 1 बचा। 14 के साथ x था, x तो बाहर आ गया ना, तो बचा क्या, 14। अच्छा, यहां पे याद करिए कंसेप्चुअल में मैंने आपको क्या बताया था, जब भी लास्ट वाले में, लास्ट वाला जो रिजल्ट है आपके सामने, लास्ट के दोनों वाले रिजल्ट हैं, उसमें आगे वाले नंबर के पास माइनस हो तो सीधा क्वेश्चन में माइनस कॉमन ले लो। जो भी आपके सामने लास्ट के ये दोनों रिजल्ट हैं, इस लास्ट के दोनों रिजल्ट में अगर फर्स्ट वाले के पास माइनस रखा हो, बाद में प्लस या माइनस कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता, तो आप माइनस कॉमन ले लीजिए। उसके अलावा इसमें और इसमें क्या कॉमन है, कैसे पता चलेगा, या तो आप इसका HCF निकाल लो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या फिर थोड़ा सा यहां से सोचो। देखो अभी यहां पर x के पास 13 है और अभी यहां पर x के पास कुछ नहीं है तो 1 है, तो 13 को किसी तरीके से 1 बनाना है, तो सोचो क्या कॉमन लोगे। कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना, तो 13 को किससे डिवाइड करूं ताकि 1 आ जाए, 13 को 13 से डिवाइड करोगे तभी 1 आएगा। इसका ये मतलब है कि 13 में से 13 कॉमन लोगे तभी 1 आएगा। तो यहां से माइनस तो कॉमन ले लिया हमने, लेकिन इस माइनस के अलावा 13 को भी कॉमन ले लो, इस माइनस के अलावा 13 भी कॉमन ले लो। अब 13x में से आपने 13 कॉमन ले लिया तो आपके पास सिर्फ x बचेगा, क्योंकि हमने जब माइनस कॉमन लिया था तो माइनस एक ऐसी चीज है जहां जहां से आप उसे कॉमन लेंगे वो उस जगह का साइन चेंज करता चला जाएगा। तो आपने यहां से माइनस कॉमन ले लिया तो ये वाला रिजल्ट अब प्लस का हो जाएगा और ये वाला रिजल्ट अब माइनस का हो जाएगा। 13 पूरा का पूरा आ गया तो x बचा, और इसको जब 13 से डिवाइड करोगे मतलब 13 कॉमन लोगे तो यही रिजल्ट आएगा 14, क्रॉस चेक कर सकते हो, और इज इक्वल टू 0। अब सेम टू सेम ब्रैकेट क्या दिख रहा है, सेम टू सेम ब्रैकेट दिख रहा है हमें x माइनस 14। तो एक काम करो, इस x माइनस 14 को बाहर बुलाओ। इसके अलावा क्या क्या बचा, यहां पर बचा हमारे पास x और यहां पर बचा हमारे पास माइनस का 13 और इज इक्वल टू 0। अब यहां x माइनस 14 लिखा था, तो आपके सामने अगर किसी दो ब्रैकेट की प्रोडक्ट 0 है तो इसका मतलब या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। तो अगर x माइनस 14 0 हुआ तो माइनस 14 उधर जाके प्लस 14 हो जाएगा, और अगर x माइनस 13 0 हुआ तो माइनस 13 उधर जाके प्लस 13 हो जाएगा। इसका मतलब x की वैल्यू हमारे पास या तो 14 है या 13 है। अगर x की वैल्यू 14 हुई तो अनदर नंबर ऑटोमेटिक 27 माइनस 14 डेट मीन्स 13 हो जाएगा, और अगर x की वैल्यू हमारे पास 13 हुई तो नेक्स्ट नंबर 27 माइनस 13 डेट मीन्स 14 हो जाएगा। मतलब वो दोनों नंबर 13 और 14 है, उसको आप 14 13 भी कह सकते हो, 13 14 भी कह सकते हो, एक ही बात है। तो ये आपके सामने यहां पर क्वेश्चन नंबर 3 था। उसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की, और क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। आपको क्या करने हैं, दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर निकालने हैं। सबसे पहले बात करूंगा पॉजिटिव इंटीजर की। बेसिकली जो आपके पास इंटीजर्स होते हैं वो यहां पर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। एक होते हैं नेगेटिव इंटीजर लाइक -1 -2 -3 -4। एक होता है 0 विच इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, और एक होता है आपके सामने पॉजिटिव इंटीजर +1 +2 +3 +4 एंड सो ऑन। तो ये जो पॉजिटिव इंटीजर है 1 2 3 4, इन्हीं को हम लोग यहां पर नेचुरल नंबर भी कहते हैं। तो उसने यहां पर जो पॉजिटिव इंटीजर लिखा है उससे कंफ्यूज मत होइएगा, वो यहां पर नेचुरल नंबर की बात कर रहा है। और कहानी में ये कह दिया कि कॉन्जिक्यूटिव। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, जैसे 3 के बाद नेक्स्ट नंबर 4 आ गया तो 3 और 4 कॉन्जिक्यूटिव है।
5 के बाद 6 आ गया तो 5 और 6 कॉन्सिक्यूटिव है। अगर 3 नंबर की बात हो रही है तो 5, 6 और 7 ये तीनों के तीनों कॉन्सिक्यूटिव है। लेकिन हाँ, अगर 3 नंबर की बात हो रही है और आपने 5, 6 और 8 कह दिया तो वो कॉन्सिक्यूटिव नहीं है। अगर आपको कॉन्सिक्यूटिव वाली कंडीशन के ऊपर काम करना है तो लगातार नंबर लेने पड़ेंगे। अगर 2 नंबर की बात कर रहा है तो वो दोनों नंबर लगातार आने चाहिए। 3 नंबर की बात कर रहा है तो वो तीनों नंबर भी लगातार आने चाहिए। जैसे उसने यहां पर सिर्फ 2 नंबर की ही बात करी है तो 2 नंबर लगातार आने चाहिए। मतलब जैसे आपने पहले 4 ले लिया होगा तो फिर अगला नंबर अपने आप 5 हो जाएगा। अगर आपने 9 ले लिया होगा तो अगला नंबर अपने आप 10 हो जाएगा। अगर आपने 7 लिया तो नेक्स्ट नंबर 8 हो जाएगा। मतलब ऐसी कहानी चलेगी। तो ये सारी की सारी कहानी समझ रहे हैं, इसको ध्यान से। आप फर्स्ट नंबर अपने मन से लेट कर रहे हो, लेकिन ये जो नेक्स्ट नंबर है वो कब आ रहा है? जब आप फर्स्ट नंबर में 1 को प्लस कर रहे हो। जैसे सोचो, ये 4 को मैंने अपने मन से लेट करा था, लेकिन ये 5 कब आया? जब 4 को 1 में प्लस करा। यहां पर 9 को मैंने अपने मन से लेट करा था, लेकिन ये 10 कब आया? जब 9 को 1 में प्लस करा। यहां पर 7 को मैंने अपने मन से लेट करा था, लेकिन ये 8 कब आया? जब 7 में 1 को प्लस करा। तो वैसी ही कहानी कुछ यहां पर है कि आपके सामने जो फर्स्ट नंबर होगा, जो भी आपके सामने फर्स्ट नंबर होगा, उस फर्स्ट नंबर को आपको यहां पर लेट करना पड़ेगा। लेकिन जो यहां पर नेक्स्ट नंबर आएगा वो नेक्स्ट नंबर ऑटोमेटिक आ जाएगा। कैसे मिलेगा? आप फर्स्ट वाले नंबर में 1 को प्लस कर दो, नेक्स्ट नंबर आ जाएगा। तो अगर आपने फर्स्ट वाले नंबर का नाम x दिया है तो आप लोग क्या करोगे? इस x में 1 को प्लस कर दोगे तो आपके पास नेक्स्ट नंबर आ जाएगा। अब क्वेश्चन वाले ने कहा हुआ है सम ऑफ हुज स्क्वायर। अगर आप इनके स्क्वायर का सम करते हैं, सम किसका सम? हुज स्क्वायर, उनके स्क्वायर का सम। मतलब पहले स्क्वायर कर लेना और स्क्वायर करने के बाद उनका सम करना, तो रिजल्ट मिलेगा 365। पहले क्या करना? पहले इनका स्क्वायर कर लेना। जैसे x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर ही होगा, लेकिन जब आप x प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। और फिर जब आप इनका सम करने जाएंगे, मतलब एक्स स्क्वायर में x प्लस 1 के होल स्क्वायर को प्लस करेंगे। आपने इसमें ये वाली क्वांटिटी को प्लस कर दिया तो रिजल्ट आ जाएगा आपके पास 365। ये भी कहानी समझ आई। अगर आपको वो दोनों नंबर पता चल गए कि x और x प्लस 1 वो दोनों नंबर हैं, तो आप क्या करो? पहले उनका स्क्वायर कर दो। x का x स्क्वायर हो जाएगा और x प्लस 1 में x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और जब आप इनका सम करोगे तो सम करने पर रिजल्ट मिलेगा 365। अब इसको यहां पर थोड़ा सा सॉल्व करो। सॉल्व करने के लिए क्या करोगे? ये एक्स स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा, लेकिन यहां पे a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला एक्सपेंड हो जाएगा। a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला, और a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab। तो सबसे पहले समझिएगा, यहां पे a की जगह कौन लिखा हुआ है? यहां पर a की जगह x लिखा हुआ है और b की जगह कौन है? b की जगह 1 लिखा हुआ है। मतलब जहां जहां मुझे a मिलेगा वहां वहां मैं x पुट करूंगा, जहां जहां मुझे b मिलेगा वहां वहां मैं 1 पुट करूंगा। तो x प्लस 1 के होल स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का 2 1 जा 2x, क्योंकि 2ab होता है तो b की वैल्यू 1 है, तो जिसकी वजह से 2 1 जा 2 ही रह जाएगा, और इज इक्वल टू 365। अब एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर को जब प्लस करोगे तो 2x स्क्वायर आ जाएगा। ये प्लस का 2x एज इट इज लिखा हुआ है। अच्छा, प्लस का 365 इधर आके माइनस होगा, तो 1 एज इट इज रहेगा ये वाला, लेकिन वो 365 इधर आके माइनस हो जाएगा और इज इक्वल टू 0। अब ये हो गया आपके पास यहां पे 2x स्क्वायर फिर प्लस का 2x। अच्छा, 1 में से 365 माइनस करोगे
तो माइनस का 364 आ जाएगा और इज इक्वल टू में क्या मिलेगा हमें 0। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन सॉल्व करने से पहले इसको थोड़ा सा छोटा बनाया जा सकता है, जिससे क्वेश्चन के नंबर काफी इजी आ जाएंगे। जैसे समझिएगा, ये वाली क्वांटिटी 2 से डिवाइड हो रही है, ये वाली क्वांटिटी 2 से डिवाइड हो रही है और ये वाली क्वांटिटी भी 2 से डिवाइड हो रही है। तो आप एक काम करो, आप तीनों के तीनों रिजल्ट को 2 से डिवाइड कर दो, इक्वेशन काफी छोटी हो जाएगी और छोटी होने के बाद उसको सॉल्व करना बहुत इजी हो जाएगा। तो आप लोग 2x स्क्वायर को 2 से डिवाइड करो तो x स्क्वायर आ जाएगा, फिर 2x को 2 से डिवाइड करोगे तो x आ जाएगा, फिर 364 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 और 2 2 जा 4 और इज इक्वल टू 0। अब आपके पास यहां पर ये एक वो आ गई इक्वेशन। अगर मैं आपको थोड़ा सा याद दिलाऊं, आपने क्वेश्चन नंबर 3 देखा हो तो ये 182 वहां पर भी था, तो यहां पर भी है, बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। आ जाओ, 182 के फैक्टर करोगे। 182 के फैक्टर क्या होते हैं, पहले जब 2 से हटाओगे तो 91 मिलेगा, फिर 7 से हटाओगे 13, फिर 13 से हटाओगे 1। क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम ऐसा ही था। पेयर बनाने हैं तो पेयर मेरे को साफ साफ दिख रहे हैं, यहां 2 7 जा 14 है और यहां पर 13 है और 14 में से 13 गया तो ये बीच वाला रिजल्ट 1 आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर वाले रिजल्ट को एज इट इज कॉपी करो, उसके बाद में जो कांस्टेंट है उसको भी एज इट इज कॉपी कर लो, उसको भी एज इट इज कॉपी कर लो। यहां पर अगर प्लस है तो पहले प्लस को लिख लो, मतलब इस साइन को भी कॉपी कर लो। अब 14 और 13 में बड़ा कौन है, तो 14 और 13 में 14 बड़ा है, लेकिन जो भी लिखना है वहां पर x जरूर लगाना है क्योंकि बीच वाली क्वांटिटी के पास x है। तो आप यहां पर 14 लिखोगे तो, लेकिन 14 के साथ x लगाओगे। अब 14 के बाद कौन बचा, 13। तो यहां पर मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूं कि यहां पर प्लस का 14 लिखा हुआ है, चाहिए क्या 1। तो 14 में 13 को प्लस करूं या 13 को माइनस करूं ताकि 1 आ जाए, तो सिंपल सी बात है कि 13x को माइनस करना पड़ेगा, तभी आपके पास ये 1 आएगा। अब कॉमन कैसे लेते हैं, स्टार्टिंग के दोनों में कॉमन और लास्ट के दोनों में कॉमन। तो जब आप स्टार्टिंग के दोनों में कॉमन लोगे तो एक्स स्क्वायर और 14x में से क्या क्या कॉमन दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है आपको x कॉमन है। तो क्योंकि देखो ना, यहां पे एक्स स्क्वायर, यहां पर x, तो x दिख रहा है तो x कॉमन ले लो। यहाँ x की पावर 1 है, यहाँ x की पावर 2 है, छोटा कौन है x की पावर 1, तो x की पावर 1 कॉमन आ गया। अब एक्स स्क्वायर में से x की पावर 1 बाहर आ गया तो अकेला x बचा, और ऐसे ही 14x में से x बाहर आ गया तो क्या बचा, प्लस का 14। उसके बाद यहां लास्ट के दोनों में फिर से वही चीज आ गया कि लास्ट के दोनों में फर्स्ट वाला रिजल्ट भी माइनस का आ गया, तो सीधा माइनस कॉमन ले लो, क्योंकि अगर फर्स्ट वाला रिजल्ट माइनस का है, बाद में क्या लिखा है फर्क नहीं पड़ता, आगे माइनस दिख गया कॉमन ले लो। अब 13x और 182 है, यहां से क्या कॉमन ले, अगर आपको वैसे करना है तो आप इसका HCF निकाल सकते हो, अदरवाइज डायरेक्ट सोच लो। यहां अभी 13x लिखा हुआ है और हमें चाहिए कितना, x के आगे 1 चाहिए, तो 13x को 1 बनाना है तो कॉमन क्या लेना पड़ेगा, पूरा का पूरा 13 लेना पड़ेगा, तो यहां पर 13 कॉमन ले लो। अच्छा, आपने -13 कॉमन लिया है तो माइनस की वजह से उन दोनों जगह का साइन चेंज होगा, और 13 कॉमन लेने का मतलब 13 से डिवाइड कर दो दोनों को। तो आपने माइनस कॉमन लिया तो 13 से डिवाइड करा तो अकेला x बचा प्लस का, माइनस कॉमन लिया था जिसकी वजह से ये माइनस हो गया प्लस का। अब यहां 182 को अगर 13 से डिवाइड करोगे तो 14 आ जाएगा और इज इक्वल टू 0। अब सेम टू सेम ब्रैकेट कौन सा दिख रहा है, सेम टू सेम ब्रैकेट दिख रहा है हमें x प्लस 14, तो इस x प्लस 14 को बाहर बुला लो। इसके अलावा क्या क्या बचा, इस ब्रैकेट के अलावा यहां पर बचा हुआ है x
और यहां पर लिखा हुआ है माइनस का 13 और इज इक्वल टू 0। अब दो नंबर्स का प्रोडक्ट, इसका और इसका प्रोडक्ट 0 है, तो एक बार इसको 0 पुट कर दो और नेक्स्ट टाइम इसको 0 पुट कर दो। अगर x प्लस 14 इज इक्वल टू 0 पुट किया तो प्लस का 14 उधर आके माइनस का 14 हो जाएगा, और अगली बार अगर x माइनस 13 इज इक्वल टू 0 पुट किया तो माइनस का 13 उधर जाके प्लस का 13 हो जाएगा। अब हमारे पास x की दो वैल्यू आई हैं, एक तो माइनस का 14 और एक प्लस का 13। अच्छा, माइनस का 14 ऑटोमेटिक यहां पर रिजेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने क्वेश्चन की स्टार्टिंग में ही बात करा था पॉजिटिव इंटीजर की, मतलब आपको जो भी इंटीजर चाहिए वो पॉजिटिव आना चाहिए, लेकिन यहां पर 14 तो माइनस का है तो 14 को नहीं लेना। इसका मतलब कौन सा नंबर है हमारा, वो वैल्यू कौन सी है हमारे पास, 13, क्योंकि जो x की वैल्यू 13 है वो यहां पर पॉजिटिव है और इंटीजर भी है, तो इसका मतलब 13 हमारा आंसर है। लेकिन हमारे पास नंबर बताना था, वो कौन कौन से नंबर है, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 13, तो अगला नंबर ऑटोमेटिक हो जाएगा 13 प्लस 1 दैट मीन्स 14। ये आपके सामने यहां पर क्वेश्चन नंबर 4 था। समझ आया? उसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की, और क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल मतलब वो एक ऐसे ट्रायंगल की बात कर रहा है जिसका एक एंगल यहां पर 90 डिग्री का होगा। तो द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। मतलब आपके सामने एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड मतलब हाइट, वो जो आपके सामने हाइट है वो बेस से 7 सेंटीमीटर लेस है। लेस का मतलब अगर बेस आपको पता चल जाता है तो आप बेस में से 7 को माइनस कर दो, आपके पास हाइट आ जाएगी। इफ द हाइपोटेनियस इज 13 सेंटीमीटर, अगर यहां पर उसका हाइपोटेनियस 13 है तो फाइंड द अदर टू साइड। तो बताओ उस ट्रायंगल की दोनों साइड क्या होंगी। क्वेश्चन की कहानी को समझिएगा। ये क्वेश्चन वाला जो आपसे बात कर रहा है वो यहां पर राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहा है। राइट एंगल ट्रायंगल आपके सामने यहां पर कुछ इस तरीके से दिखता है, इस तरीके से आपको राइट एंगल ट्रायंगल दिखता है जिसका एक एंगल यहां पर 90 डिग्री का होता है, एक एंगल 90 डिग्री का होता है। अगर आपके सामने यहां पर कोई एंगल बन रहा है, लेट से एंगल मुझे नहीं पता, आप उसका कुछ भी नाम दे देना, तो ये वाला रिजल्ट आपके पास बेस होता है। बेस मतलब ये बेस है। एल्टीट्यूड मतलब हाइट, देखते ही पता चल रहा है कि ये वाली जो रिजल्ट है वो आपके सामने हाइट है, तो ये हमारे पास हाइट हो जाएगा। और ये जो हाइपोटेनियस होता है वो 90 डिग्री के सामने वाली साइड को, ये जो स्लैंट हाइट होती है, ये स्लैंट हाइट, इसको हम लोग यहां पर हाइपोटेनियस कहते हैं, और ये हमेशा 90 डिग्री के सामने वाली लाइन ही होती है। तो आपके सामने कहानी थी कि एक राइट एंगल ट्रायंगल था। राइट एंगल ट्रायंगल में अगर यहां कोई एंगल बन रहा है तो ये आपके पास बेस हो जाएगा, और ये हाइट है, ये जिसको हम लोग एल्टीट्यूड भी कहते हैं, आगे आने वाले टाइम पे परपेंडिकुलर भी कहेंगे ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते वक्त। और यहाँ ये हाइपोटेनियस है, ये स्लैंट हाइट को हम लोग हाइपोटेनियस कहते हैं। ये वाली साइड हमेशा 90 डिग्री के सामने बनती है। अब समझिएगा, क्वेश्चन वाले ने कहा था उसका एल्टीट्यूड 7 सेंटीमीटर छोटा है उसके बेस से। मतलब अगर मैं ये मान के चलूं कि भाई जो मेरा बेस है वो यहां पर 10 है, मैं मान लेता हूं, तो हाइट अपने आप 3 हो जाएगी। क्यों? 7 सेंटीमीटर छोटी। आप बेस को जो भी लाइट करोगे उसमें से 7 माइनस करने के बाद आपके पास हाइट आएगी। अगर आपने यहां पर बेस को 15 मान लिया तो हाइट अपने आप 8 हो जाएगी, 7 माइनस कर देना। मतलब ये सारी की सारी कहानी किस चीज पर डिपेंड है? ये सारी की सारी कहानी यहां पर बेस पर डिपेंड है। आपको बेस पता होना चाहिए कि बेस क्या होता है, और हमें क्वेश्चन में बेस ही नहीं पता, तो एक काम करते हैं, बेस का नाम एक्स दे देते हैं कि भाई बेस यहां पर एक्स है, एक्स सेंटीमीटर है, एक्स सेंटीमीटर है। अब वो कितना है वो हमें नहीं पता। अच्छा, उसकी हाइट तब आएगी जब आप बेस में से
आपको अगर बेस पता चल जाता है तो 7 माइनस करने पर उसकी हाइट आ जाएगी। तो बेस मैंने यहां पर x मान लिया कि भाई बेस x है, तो हाइट जो है वो अपने आप, मतलब जो एल्टीट्यूड है वो अपने आप x माइनस 7 हो जाएगा। मतलब उसमें से 7 माइनस कर दोगे तो आपके पास एल्टीट्यूड, जिसको हाइट कहते हैं, वो आ जाएगा। क्वेश्चन वाले ने गिवन दिया हुआ था कि उसका जो हाइपोटेनियस है वो यहां पर 13 है। अब आपको पता है एक राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस अप्लाई होती है, और पाइथागोरस का स्टेटमेंट क्या था कि परपेंडिकुलर स्क्वायर, जिसको हम लोग हाइट भी कहते हैं, प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर, जिसको हाइट भी कहते हैं, क्वेश्चन वाले ने एल्टीट्यूड कहा है, उसकी वैल्यू कितनी है? उसकी वैल्यू है x माइनस 7। तो ये हो जाएगा आपके पास यहां पर x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस बेस, बेस कितना है आपके पास x, तो यहां पर आ जाएगा x का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस कितना है 13, तो यहां पर हो जाएगा आपके पास 13 का स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करिए। सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हो, इस वाले फॉर्मूले को एक्सपेंड कर दो। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो a की जगह x लिखा हुआ है और b की जगह 7, तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब 7 का 49 और माइनस का 2ab, 2ab मतलब 7 टू जा 14x। अच्छा, ये x स्क्वायर एज इट इज लिखा हुआ है और 13 का स्क्वायर होता है 169। अब x स्क्वायर और x स्क्वायर को प्लस करोगे तो 2x स्क्वायर आ जाएगा। ये माइनस का 14x एज इट इज कॉपी कर लो, प्लस का 169 इधर आके माइनस हो जाएगा। तो यहां 49 लिखा था प्लस का, वो 169 इधर आके माइनस होगा। तो 49 में से 169 को माइनस कर दो। 49 169 सॉल्व करो, कितना बचेगा माइनस करने के बाद? ये हो गया 0, ये हो गया 12। तो आपके पास माइनस का 120 आ जाएगा और इज इक्वल टू 0। माइनस 120 कैसे मिला? 49 में से प्लस का 169 इधर आके माइनस हो जाएगा, और 169 बड़ा था, उसके पास माइनस का था, क्योंकि वो इधर आ गया इसलिए माइनस का 120। अब इसको ध्यान से देखो, ये पूरी की पूरी क्वेश्चन अभी भी सॉल्व हो जाएगी, और ये किसी ना किसी से डिवाइड हो रही है, उससे डिवाइड करने के बाद थोड़ी सी छोटी हो जाएगी और तब भी सॉल्व हो जाएगी। तो 2x स्क्वायर को 2 से डिवाइड कर दोगे तो x स्क्वायर आ जाएगा। ये मैंने डायरेक्ट क्यों कर दिया? क्योंकि मुझे अब उम्मीद है कि आपको ये पता चल गया होगा कि ये चीज यहां पर 2 से डिवाइड हो रही है। ओके, तो इसको 2 से डिवाइड करा, x स्क्वायर आ गया। इसको 2 से डिवाइड करोगे तो 2 7 जा 14x आ जाएगा, और इसको 2 से डिवाइड करोगे तो 62 जा 120 और इज इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर करने हैं, और फैक्टर करने के बाद प्लस या माइनस करने पर रिजल्ट 7 आना चाहिए। तो यहां कर लेते हैं, 60 के फैक्टर कर लेते हैं। 60 के सबसे पहले प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2 से डिवाइड होगा 30 मिलेगा, फिर 2 से डिवाइड होकर 15, फिर 3 से डिवाइड होकर 5, और फिर 5 से डिवाइड होकर 1, ये मिल जाएगा। अच्छा, कोई ऐसा कॉम्बिनेशन चाहिए ताकि प्लस या माइनस करने पर ये 7 आ जाए। तो सोचो, 2 2 जा 4, 5 3 जा 15, तो 4 और 15 का कॉम्बिनेशन नहीं है, क्योंकि 4 और 15 में आपको प्लस या माइनस करने पर या तो 19 मिलेगा या तो 11 मिलेगा। 15 में 4 प्लस करा 19 और माइनस करा 11, तो ये तो नहीं है। उसके अलावा 5 3 जा 15, 2 जा 30 और 2 नहीं है। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 5 अकेला। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 5 अकेला। तो क्या 12 और 5 का कॉम्बिनेशन हमें 7 दे देगा? हाँ, 12 में से 5 गया तो 7 आ जाएगा।
और 12 5 जा मल्टीप्लाई करने पर 60 भी होता है। तो इसका मतलब ये वाला रिजल्ट अच्छा है, इसका यूज कर सकते हैं। तो करने का तरीका पता है, सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाले रिजल्ट को एज इट इज कॉपी कर लो और बाद में कांस्टेंट को एज इट इज कॉपी कर लो और यहां पर जो भी साइन है उसको भी एज इट इज कॉपी कर लो। अब इन दोनों में 12 और 5 में बड़ा कौन है? 12 बड़ा है। तो 12 बड़ा है तो इसका मतलब आप यहां पर 12 लिखोगे, लेकिन 12 अकेला तो लिखना नहीं है, उसके साथ क्या लगाना है? x लगाना है। तो माइनस का एज इट इज था, यहां पर आपने लिख दिया 12x। अब यहां लिखा हुआ है माइनस का 12, यहां क्या लिखा हुआ है? माइनस का 12। तो थोड़ा सा सोचो, माइनस के 12 में ये जो हमारे पास 5 बचा हुआ है, इस 5 को प्लस करूं या माइनस के 12 में इस 5 को माइनस कर दूं ताकि 7 आ जाए। तो अगर आपने माइनस करा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 12 और 5 आपको 17 दे देगा। लेकिन अगर आपने प्लस करा तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और 12 में से 5 जाएगा तो आपके पास 7 आ जाएगा। तो इसका मतलब उस 5 को हमें प्लस करना है, तो यहां पर लिख दो प्लस का 5x। अब स्टार्टिंग के दोनों में और लास्ट के दोनों में कॉमन देखो, तो एक्स स्क्वायर और 12x में से x कॉमन है। अब एक्स स्क्वायर में से x कॉमन ले लिया तो अकेला x बचा, माइनस के साथ 12x में से x कॉमन ले लिया तो सिंपल 12 बचा। वैसे ही 5x माइनस 60 था। अच्छा सोचो क्या कॉमन है? देखो यहां पर 5x लिखा हुआ है, x के पास अभी 5 है और यहां x के पास 1 है। आपको पता है हमें यहां से कुछ ऐसा ही कॉमन देखना है ताकि ब्रैकेट के अंदर वही चीज आ जाए जो यहां लिखी है। तो x के पास 1 बनाना है लेकिन यहां 5 है, तो पूरा का पूरा 5 कॉमन ले लो इन दोनों में से। तो आप 5 कॉमन लोगे तो कॉमन का मतलब डिवाइड करोगे, तो 5x में से 5 बाहर आ गया तो x बचा और 60 को 5 से डिवाइड करा तो 12 और इज इक्वल टू 0। अब सेम टू सेम ब्रैकेट दिख रहा है हमें ये वाला x माइनस 12, तो इस x माइनस 12 को बाहर बुलाओ। इसके अलावा क्या बचा? यहां पर x और यहां पर प्लस का 5, तो यहां पर बचा x और प्लस का 5 इज इक्वल टू 0। अच्छा यहां पर दो ब्रैकेट मुझे दिख रहे हैं, एक तो ये वाला और एक ये वाला, इन दोनों की प्रोडक्ट 0 है। तो आपको पता है अगर किसी दो चीज की प्रोडक्ट 0 होती है तो या तो ये वाला पोर्शन 0 होगा या तो ये वाला पोर्शन 0 होगा। अगर ये x माइनस 12 0 हुआ, अगर x माइनस 12 0 हुआ तो माइनस का 12 उधर आके प्लस हो जाएगा, और अगर ये x प्लस 5 0 हुआ तो प्लस का 5 उधर आके माइनस का हो जाएगा। अब सोचो हम लोगों ने एक ट्रायंगल बनाया हुआ था और ट्रायंगल में इस साइड का नाम दिया था x। अब सोचो क्या किसी ट्रायंगल की साइड नेगेटिव हो सकती है? क्या किसी चीज की डिस्टेंस नेगेटिव हो सकती है? नहीं। तो -5 रिजेक्ट हो जाएगा, उसको नहीं लेना। तो इसका मतलब हमारे पास उसकी जो बेस साइड थी, जो उसकी बेस थी x, उसकी वैल्यू कितनी है? 12। तो इसका मतलब बेस आपके पास था 12, बेस आपके पास था 12 और हाइट के लिए x में से 7 माइनस कर दो, मतलब 12 में से 7 माइनस कर दो तो हाइट थी आपके पास 5। और यही हमें यहां पर फाइंड करना था क्वेश्चन नंबर 5 में। समझ आया? उसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पे, और क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस ए सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स इन ए डे। एक कॉटेज इंडस्ट्री है वो क्या करती है? एक दिन में कुछ आर्टिकल्स बनाती है। इट वॉज ऑब्जर्व ऑन ए पर्टिकुलर डे, किसी एक पर्टिकुलर दिन पे, मतलब हमें यह पता चला डेट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इच आर्टिकल, हर एक आर्टिकल की जो भी प्रोडक्शन है उसकी कॉस्ट वाज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल, वो 3 ज्यादा थी। किससे 3 ज्यादा थी? उस दिन जितने भी प्रोड्यूस ऑन दैट डे, उस दिन जितने भी आर्टिकल बने
उसके ट्वाइस से 3 ज्यादा थी। इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन डेट डे, अगर उस दिन प्रोडक्शन की जो टोटल कॉस्ट थी वो 90 रुपीज थी, तो फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। आपको क्या करना है, ये बताना है कि उस दिन कितने आर्टिकल बने और हर एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी थी। पूरी की पूरी कहानी ऐसे है कि आपके सामने एक इंडस्ट्री वाले हैं, वो कुछ यहाँ पर पोट्री आर्टिकल्स बनाते हैं। तो पोएट्री आर्टिकल्स बनाते हैं, तो उन्होंने कितने आर्टिकल्स बनाए एक दिन में वो हमें नहीं पता, लेकिन हाँ हर एक आर्टिकल्स की कहानी हमें पता चल गई। जैसे एक आर्टिकल की कॉस्ट तब मिलेगी, जैसे मान लीजिए आपने उस दिन में यहाँ पर 10 आर्टिकल मान लीजिए बना दिए, आपने एक दिन में यहाँ पर 10 आर्टिकल बना दिए, तो एक आर्टिकल की कॉस्ट आपको यहां पर तब मिलेगी जब जब आप इसी 10 का ट्वाइस कर दो। तो 10 का ट्वाइस मतलब 2 10 जा 20 और 3 प्लस कर दो। इसका मतलब एक आर्टिकल की कॉस्ट यहां पर 23 रुपए है। अगर मान लीजिए आपने उस दिन यहां पर सिर्फ 5 आर्टिकल बनाए होते, तो इसका ट्वाइस कर दो, तो 5 2 जा 10, इसका पहले ट्वाइस करो और फिर 3 को प्लस कर दो। तो ट्वाइस करने का मतलब 2 इंटू में 5, ट्वाइस कर दिया। अब 3 प्लस कर दो, 3 ज्यादा ले लो तो 13 आ जाएगा। 2 5 जा 10 और 3 13। अगर आपने मान लीजिए वहां पर कितने नंबर ऑफ आर्टिकल बनाए, लेट से आपने 7 नंबर ऑफ आर्टिकल बनाए, 7 आर्टिकल आपने एक दिन में बनाए, तो कॉस्ट एक आर्टिकल की कैसे आएगी, जब आप 2 इंटू में 7 कर दोगे और 3 को प्लस कर दोगे, तो 7 2 जा 14 और 3 17 आ गया। तो इसका मतलब आपके सामने एक आर्टिकल की कॉस्ट 17 रुपए है। तो सारी की सारी कहानी इस चीज के आसपास घूम रही है कि भाई आपने उस एक दिन में कितने आर्टिकल बना दिए। अब मुझे वही नहीं पता, तो मैं लेट कर लेता हूं कि नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस इन दैट डे, नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस ऑन दैट डे इज इक्वल टू एक्स। आपने एक दिन में एक्स नंबर ऑफ आर्टिकल बनाए, एक दिन में कितने आर्टिकल बनाए, एक्स नहीं पता था, एक्स मान लिया। तो हर एक आर्टिकल की कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, हर एक आर्टिकल की कॉस्ट कैसे आएगी, आपने जितने भी आर्टिकल बनाए उसका ट्वाइस करके 3 प्लस कर दो। उसने कहा है 3 मोर देन द ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस इन दैट डे, मतलब जितने भी आर्टिकल्स आपने बनाए हैं पहले उसका ट्वाइस कर दो और ट्वाइस करने के बाद 3 को प्लस कर दो। आपने अगर उस दिन यहां पर x नंबर ऑफ आर्टिकल बनाए थे, तो पहले x का ट्वाइस कर दो, मतलब 2x लिख दो और फिर बाद में यहां पर 3 को प्लस कर दो। तो इसका मतलब एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी है, 2x प्लस 3। एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी है यहां पर, 2x प्लस 3, और उस दिन आपने कितने आर्टिकल बनाए, x। अब क्वेश्चन वाले ने कहा था कि द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन डेट डे, उस दिन प्रोडक्शन की कॉस्ट 90 रुपए थी। समझना, जैसे मान लीजिए आपने 5 आर्टिकल बना दिए और एक आर्टिकल की कॉस्ट मान लीजिए 17 रुपए है, तो इसका मतलब आपने उस दिन 85 रुपीज कमाए होंगे। आपने 5 आर्टिकल बनाए, आपके सामने एक आर्टिकल की कॉस्ट 17 रुपए है, तो आपने कितने आर्टिकल यहां पर कितने पैसे कमाए, कितने रुपए कमाए, 85 रुपीज। 5 आर्टिकल 17 रुपए के हिसाब से बेचेंगे तो 85 रुपीज ही तो आएगा। मान लीजिए आपने यहां पर 10 आर्टिकल बनाए, एक आर्टिकल की कॉस्ट यहां पर 23 रुपए है, तो आपने उस दिन कितने पैसे कमाए, 230 रुपीज कमाए। मान लीजिए आपने उस दिन वहां पर 5 आर्टिकल बनाए, एक आर्टिकल की कॉस्ट 13 रुपए है, तो आपने कितने रुपए कमाए होंगे, 13 5 जा 65 रुपीज कमाए होंगे। कहानी समझ आ रही है ना। तो वैसे ही आपको ये पता होना चाहिए कि भाई आपने उस दिन कितने आर्टिकल बनाए और एक की कॉस्ट क्या है, और दोनों की मल्टीप्लाई करने पर जो भी रिजल्ट आएगा वो हमें यहां पर टोटल कॉस्ट बता देगा। तो वैसे ही कहानी इस क्वेश्चन में है। इस क्वेश्चन की कहानी में जो नंबर ऑफ आर्टिकल्स उस दिन बने हैं वो x है। तो आपके सामने नंबर ऑफ आर्टिकल्स x है और हर एक आर्टिकल की कॉस्ट इतनी है। तो अगर आप इसकी मल्टीप्लाई उस दिन जितने भी आर्टिकल बने हैं
उसकी मल्टीप्लाई उसकी कॉस्ट में कर देंगे तो आपके पास टोटल रिजल्ट आ जाएगा कि आपने कितने रुपए वहां पर बनाए हैं। इसका मतलब यहां पर ये जो x लिखा हुआ है उस x की मल्टीप्लाई 2x प्लस 3 में कर दो। जैसे मैंने उस दिन 10 आर्टिकल बनाए थे और एक आर्टिकल की कीमत 23 रुपए थी, तो उस दिन टोटल 230 रुपीज मैंने कमाए। तो वैसे ही यहां पे अगर मैंने x आर्टिकल बनाए हैं, एक आर्टिकल की कॉस्ट 2x प्लस 3 है, तो दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, मुझे पता चल जाएगा कि मैंने उस दिन 90 रुपए कमाए हैं। अब इसको यहां पर इक्वेशन बन चुकी है, थोड़ा सा सॉल्व करो। मतलब x को ब्रैकेट के अंदर भेजो, तो ये वाला x यहां पर जब 2x के पास जाएगा तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, और ये वाला x यहां पर जब 3 के पास जाएगा तो 3x हो जाएगा, प्लस का 90 इधर आके माइनस हो जाएगा और इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसके फैक्टर कर लो, x की वैल्यू आ जाएगी। फैक्टर करने का तरीका क्या था, पहले आपको कांस्टेंट की मल्टीप्लाई करनी है एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट में। तो यहां पर कांस्टेंट कौन है, 90, तो इस 90 की मल्टीप्लाई करो एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट मतलब 2 में। तो 90 की मल्टीप्लाई 2 में करोगे तो 180 आ जाएगा। अब 180 के प्राइम फैक्टर कर लो, प्राइम फैक्टर करोगे तो पहले 2 से उड़ाओ 90 आ जाएगा, फिर 2 से उड़ाओगे तो 45 आ जाएगा, फिर 3 से करोगे तो 15, फिर 3 से करोगे तो 5 और फिर 5 से करोगे तो 1। ये हमारे पास आ गया। अब इसके कॉम्बिनेशन से कुछ ऐसा बनाना है ताकि प्लस या माइनस करने पर ये बीच वाला 3 आ जाए। तो मुझे बहुत ही इजीली दिख रहा है, यहां पे ध्यान से देखो, 2 2 जा 4 3 जा 12, 2 2 जा 4 3 जा 12 और 5 3 जा 15 और 5 3 जा 15, 15 में से 12 गया तो ये 3 आ जाएगा। अच्छा, उम्मीद करता हूं आप लोग 4.2 के लास्ट क्वेश्चन पे हैं, तो ये फैक्टर आपको करना आ गया होगा और कैसे कॉम्बिनेशन बनाना है उसकी भी एक अच्छी खासी प्रैक्टिस आपकी हो गई होगी। तो वो रिजल्ट तो हमें पता चल गया कि वो रिजल्ट हमारे पास 15 और 12 है। तो चलो क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। पहला तरीका क्या था, एक्स स्क्वायर वाले रिजल्ट को एज इट इज कॉपी कर लो, कांस्टेंट को एज इट इज कॉपी कर लो, और यहां पर जो साइन है प्लस उसको भी एज इट इज कॉपी कर लो। माइनस होता तो माइनस लिखता। अब इन दोनों में बड़ा कौन है, इन दोनों में बड़ा 15 है, तो यहां 15 लिखना है, लेकिन 15 लिखते वक्त यहां मुझे x लगाना पड़ेगा। तो यहां पर आ गया 15x। अब आपको पता है 15 लिखने के बाद 12 का यूज करना है, तो इस प्लस के 15 में 12 को या तो प्लस करना पड़ेगा या तो माइनस। और ये बहुत ही बेसिक सी बात है कि प्लस के 15 में से 12 को माइनस करोगे तभी आपके पास यहां पर ये वाला 3 आएगा। अब आपके पास रिजल्ट आ गया, कॉमन वगैरह लो, स्टार्टिंग के दोनों में से कॉमन और लास्ट के दोनों में से कॉमन। तो 2x स्क्वायर और 15x में से कॉमन लोगे तो आपको यहां पर क्या कॉमन मिलेगा, यहां पर आपको x कॉमन मिल जाएगा। अच्छा, x क्योंकि 2 और 15 नंबर में तो कुछ कॉमन नहीं है, ये इवन नंबर है वो ऑड नंबर है, तो उसमें तो कॉमन नहीं है। तो 2x स्क्वायर और 15x में से x कॉमन आ गया। अब 2x स्क्वायर में से x कॉमन आ गया तो बचा क्या, आपके पास 2x बचा। 15x में से x कॉमन आ गया तो क्या बचा, तो प्लस का 15 बचा। वैसे ही यहां पर माइनस का 12x है और ये माइनस का 90 है, तो माइनस के 12x और माइनस के 90 में क्या कॉमन लो ताकि कुछ ऐसा बन जाए। तो थोड़ा सा सोचना सिखाता हूं। पहली बात तो सेकंड वाले की स्टार्टिंग में माइनस दिख गया, माइनस कॉमन ले लो। माइनस कॉमन लेते ही वो जहां जहां से आया है साइन चेंज करता हुआ आएगा, तो आगे चल के ये भी प्लस ये भी प्लस। लेकिन यहां पर x के पास 12 लिखा हुआ है और यहां पर x के पास 2 लिखा हुआ है, तो 12 को किससे डिवाइड करूं ताकि 2 आ जाए, 6 से। इसका मतलब क्या कॉमन लेना होगा, माइनस के अलावा, माइनस के अलावा 6 भी कॉमन लेना होगा। तो आपने 6 कॉमन ले लिया और कॉमन लेने का मतलब डिवाइड कर दिया, और जब माइनस बाहर आया था तो वो दोनों जगह प्लस बना देगा आगे चल के।
तो यहां पर प्लस का हो गया, 12 को 6 से डिवाइड करा तो 2x, और 90 को 6 से डिवाइड करा तो 15, और इज इक्वल टू 0। अब सेम टू सेम ब्रैकेट आपको दिख रहा है ये वाला, ये 2x प्लस 15, तो इसको बाहर बुला लो। इसके अलावा क्या बचा, यहां पर बचा x और यहां पर बचा माइनस का 6 और इज इक्वल टू 0। अब दो ब्रैकेट की प्रोडक्ट 0 है तो या तो ये 0 होगा और या तो ये 0 होगा। तो अगर आपने इसको 0 पुट किया, अगर आपने 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0 पुट किया, तो प्लस का 15 इधर जाके माइनस, और ये 2 मल्टीप्लाई से इधर आके डिवाइड, तो माइनस का 15/2, जिसका मतलब माइनस का 7.5। और अगर आपने इसको 0 पुट किया x माइनस 6 को, तो माइनस का 6 इधर आके हो जाएगा प्लस का। अब x का असली मतलब क्या था, x का मतलब था कि आपने उस दिन कितने नंबर ऑफ आर्टिकल बनाए। अब आपने या तो आर्टिकल बनाए होंगे या तो आपने आर्टिकल नहीं बनाया। आपने आर्टिकल नहीं बनाया तो नंबर ऑफ आर्टिकल 0। अगर आपने आर्टिकल बनाया तो आपने या तो एक आर्टिकल बनाया होगा, 2 बनाया होगा, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे कुछ आर्टिकल बनाए होंगे। क्या इसका कोई मतलब है कि आपने माइनस के 7.5 आर्टिकल बनाए? पहली बात तो माइनस में आर्टिकल बनते नहीं है। आपसे मैं पूछूं कि आपने माइनस 1 आर्टिकल बनाया, इसका क्या मतलब है? कुछ नहीं। मैंने कहा कि आपने माइनस का 7.5 आर्टिकल बनाया, इसका कोई मतलब नहीं है। या तो आपने 7 आर्टिकल बनाए होंगे या 8 आर्टिकल, तो यहां पे इसका कोई मतलब नहीं है। ये माइनस की वजह से भी रिजेक्ट हो रहा है और पॉइंट की वजह से भी रिजेक्ट हो रहा है, तो ये तो हट गया। इसका मतलब आपने उस दिन कितने नंबर ऑफ आर्टिकल बनाए? 6 नंबर ऑफ आर्टिकल आपने उस दिन बनाए। कितने आर्टिकल बनाए? 6। अब इसकी कॉस्ट निकालनी है, तो अगर x की वैल्यू 6 है तो उठा के यहां पुट कर दो, तो ये हो जाएगा 2 इंटू में 6 और प्लस का 3, और 6 2 जा 12, 12 को 3 में प्लस कर दोगे तो आंसर आ जाएगा 15। मतलब आपने वहां पर उस दिन 6 आर्टिकल बनाए और एक आर्टिकल की कॉस्ट वहां पर 15 रुपीज थी। तो ये आपके सामने यहां पर क्वेश्चन नंबर 6 की कहानी थी। समझ आया?